विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि अक्ष पर ऋण की आवेश से धन की आवेश की ओर होती है इसकी दिशा, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और अन्य बिंदुओं पर ये बल रेखाएं जिस प्रकार से गति करती हैं, यहाँ पर भी बल रेखाओं के अनुसार ही इसकी दिशा होती है, क्योंकि यहाँ पर धनावेश का प्रभाव अधिक होता है। तो धनावेश के कारण इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, ऋणावेश का इस दिशा में होता है, क्योंकि धनावेश का प्रभाव अधिक है, दूरी यहाँ से 2L कम होती है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र की दिशा होती है परिणामी वो ये रहती है इस दिशा में। और अन्य बिंदुओं पर बल रेखाएं इस प्रकार से गुजर रही हैं। अब आप देख रहे हैं निश्चित स्थिति बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो यहाँ पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र लगेगा निश्चित स्थिति पर। और अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ से ही बल रेखाएं इस दिशा में ही होकर जाएंगी, तो यहाँ पर भी इसकी दिशा ये रहेगी। और यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसकी दिशा ये होगी। तो हम आते हैं, हमने विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी, जिसकी वैल्यू निकल के आई थी E = 1/4πε0 2p/r³। अब हमने अच्छी स्थिति पर इसकी याद करेंगे। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं इसकी निरक्षीय रेखा पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसका धनावेश यहाँ पर है और ये ऋण आवेश है। और इसकी निरक्षीय स्थिति कौन सी हो रही है, निरक्ष इसकी ऊपर है, इस पर कोई बिंदु उपस्थित है, ये बिंदु मान लिया P है। अब चूँकि जो बिंदु P है यहाँ पर ऋण q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, P से ऋण q आवेश की तरफ। तो ये इसकी दिशा है। और धन q आवेश से कैसी होगी, इससे दूर की ओर। और ये दूरी L है, ये दूरी L है। आपकी टोटल दूरी कितनी हो गई, 2L। यहाँ पर ये चित्र कुछ ज़्यादा छोटा बन गया है, इसके इस पॉइंट को हम थोड़ा जूम करते हैं। जैसे ये निरक्ष है और ये हमारा विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसके कारण बल रेखाएं इस प्रकार से गुजरेंगी, मतलब क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी धन q आवेश के कारण, और यहाँ ऋण q आवेश के कारण इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका परिणामी वैसे भी हम बता चुके थे, तो कहाँ पर होगा, इस दिशा में कहीं पर होगा। और अगर ये कोण थीटा है, धन q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और ऋण q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो इसका परिणाम ही इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। अब इसे, ये रेखा हमारी क्षैतिज रेखा है, हमारा द्विध्रुव क्षैतिज पर रखा हुआ है, यहाँ पर क्षैतिज मान लेते हैं कि अब इसको E1 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित करते हैं और E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित करते हैं। चूँकि ये कोण हमारा थीटा है, तो यहाँ पर जो ये कोण है ये भी हमारा थीटा ही बनेगा और ये कोण भी थीटा ही होगा। क्योंकि निरक्ष पर स्थित है तो यहाँ से दोनों दूरियां समान है, तो दोनों कोण थीटा होंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसका जो लंबवत घटक E1 का जो यहाँ पर बनेगा वो इस दिशा में बनेगा। ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा, 90 - थीटा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 sin थीटा। E1 का जो इसके लंब पर जो इसका बन रहा है और क्षैतिज पर इसका घटक बन रहा है, क्या होगा, E1 cos थीटा। घटक वियोजित करना आप जानते होंगे, जो क्षैतिज अक्ष पर अगर कोण दिया हुआ है तो क्षैतिज वाला घटक हो जाए cos थीटा, और वैसे भी अगर आप ज्यामिति से भी निकालेंगे त्रिकोणमिति से भी, तो भी यही निकल के आएगा। अब E2 में देखिए इसकी दिशा इस तरफ है नीचे की ओर, तो इसका लंबवत घटक क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। और क्षैतिज घटक ये कोण थीटा है, इसी दिशा में रहेगा, तो क्या है, E2 cos थीटा।
अब देखिए कोई कण जो है यहाँ पर बिंदु P पर उपस्थित है, यहाँ से ये दूरी r है और ये दूरी l है, ये दूरी l है, टोटल दूरी हमारी 2l है। इसीलिए इसे 2l लिया जाता है क्योंकि हमारी यहाँ की जो गणनाएँ होती हैं, अब वैद्युत द्विध्रुव है, इसका आघूर्ण होगा तो ये घूमेगा, किसके के सापेक्ष घूमेगा, केंद्र के सापेक्ष घूमेगा। तो हमें l ही दूरी चाहिए और निच पर भी कोई बिंदु स्थित है तो यहाँ पर l दूरी ली जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए आवेश की मात्राएं समान हैं तो इसके कारण और दूरी भी बिल्कुल समान है। अभी ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज से अगर लें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r² प्लस l² अंडर रूट में, r² प्लस l² अंडर रूट में, और कोण भी दोनों के समान हैं तो ये घटक भी हमारे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बिल्कुल समान होंगे। तो आप देख रहे हैं इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो E1 sin थीटा इज इक्वल टू E2 sin थीटा, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं तो ये दोनों घटक आपस में क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो परिणामी है विद्युत क्षेत्र वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। बल रेखाएं भी धन q आवेश से ऋण q आवेश पर जाती हैं तो वो भी इस दिशा में है, बिल्कुल निच पर स्थित है तो बिल्कुल इसकी डायरेक्शन क्षैतिज ही होगी यहाँ पर। तो हमारा टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना बनेगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इन दोनों की दिशाएं बराबर हैं। ये हमारा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। अब इसी को हम भाषा में लिखते हैं। तो मान लिया ये बिंदु O है और कोई बिंदु P है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी R है, तो माना विद्युत द्विध्रुव देखिए भाषा लिखते हैं, माना विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु P बिंदु O से R दूरी पर स्थित है तो धन q आवेश से तथा ऋण q आवेश से इनकी दूरी कैसी हो जाएंगी, r² प्लस l² पर अंडर रूट, तथा धन q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी E1 और ऋण q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या है E2। जो हम चित्र में प्रदर्शित करते हैं वही लैंग्वेज में लिखते हैं। अभी देखिए चित्र में हमने देखा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशाएं जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं और बिल्कुल बराबर हैं। तो E1 व E2 के लंबवत घटक जो हैं आपस में निरस्त हो जाएंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब जो हमारे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बच रही है वो क्या बच रही है, क्षैतिज घटकों के कारण। तो अतः कुल परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो निरक्ष पर स्थित है वो क्या रह जाएगी, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा। E2 cos थीटा होगा यहाँ पर, E2 cos थीटा दोबारा लिख दे रहे हैं, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं तो जो निकल के आएगा वही हमारी निरक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब धन q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वही पुराना सूत्र है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कि माध्यम का परावर्तनांक k है इसलिए हमने k ले लिया है। धन q आवेश के कारण और बटे दूरी का वर्ग, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, r² प्लस l² अंडर रूट में और cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू भी वही रहेगी क्योंकि आवेश की मात्राएं समान है और दूरी भी समान है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q/r² प्लस l² अंडर रूट में cos थीटा। तो ये मान एकदम बराबर हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k 2q cos थीटा अपॉन r² प्लस l²।
ये संख्याएं बिल्कुल समान है तो बस 2 लग जाएगा। अब जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू हम चित्र से पुट करेंगे। जैसे हमारा ये चित्र था, ये थीटा है, कॉस थीटा यहाँ से लेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है l, और कर्ण कितना है आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q। कॉस थीटा कितनी है, l/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर ये दूरी का वर्ग था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर गलत लिखाए हैं, यहाँ पर वर्ग और लगाना है, जो हमारी दूरी थी उसका वर्ग, इसका वर्ग। यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी दूरी थी 1/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश बटे दूरी का वर्ग। तो हमने वर्ग लगाना भूल गए थे, यहाँ पर वर्ग लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया। और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, l/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। अब देखिए यहाँ पर ये 2ql निकल के आ रहा है ऊपर, तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश P इक्वल टू क्या होता है हमारा 2ql। आघूर्ण P इक्वल टू 2ql। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर P रख देंगे, और वही जो पहले हमने बताई थी कि L की वैल्यू R के सापेक्ष बहुत कम होती है, तो यहाँ पर L को छोड़ देंगे। चलो आगे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql की जगह पर हम लिख देते हैं P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में थी ये दूरी का है वर्ग, अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में। अब चूँकि जो L है वो बहुत छोटी है, R की तुलना में बहुत छोटी है, तो इसका वर्ग का मान भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसे L को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन L स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो इस वर्ग से ये अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ L जब हट जाएगा तो इससे ये अंडर रूट हट जाएगा। तो आपको कितनी वैल्यू निकल के आएगी, R स्क्वायर डॉट R, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R⁴। ये वैल्यू आपकी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका सूत्र क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये निरक्ष पर है, अक्ष पर आपने देखी थी कि कितनी निकल के आ रही थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R⁴। ये थी अक्ष पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है, कि जो अक्ष पर है वो निरक्ष के पर से 2 गुनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E निरक्ष इक्वल टू E अक्ष। तो जो तीव्रता अक्ष पर है उतनी ही दूरी पर, तो निरक्ष पर उतनी ही दूरी पर जो अक्ष की तीव्रता है वो निरक्ष की उतनी दूरी पर इससे दुगनी है। तो ये लिख सकते हैं, यानी कि निरक्ष पर और अक्ष पर समान दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो अक्ष पर है, निरक्ष पर अगर तीव्रता E है, समान दूरी पर R दूरी पर निरक्ष पर तीव्रता E है, तो अक्ष पर उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी 2E। इनमें इतना ये संबंध है आपस में, मतलब ये अक्ष पर तीव्रता दुगनी होती है।
किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकलती है? E = 1/4πε0 के Q/r²। यहाँ पर Q ये है, इससे r दूरी पर Q/r² क्षेत्र की तीव्रता होती है। और द्विध्रुव के कारण क्या होती है? E = 1/4πε0 P/r3। यहाँ पर दूरी का वर्ग है, यहाँ पर दूरी का घन है। और अक्ष पर है तो 2p आ जाएगा और निरक्ष पर है तो सिंगल p रहेगा। अब इसकी जो दिशा है वो कैसी है? जब अक्ष पर कोई बिंदु स्थित था, ये ऋण था, यहाँ पर धन था, तो कैसी थी? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इस दिशा में। इसकी बल रेखा खींचते हैं तो अब जब निरक्ष पर कोई बिंदु है तो हम क्या देखते हैं कि इसकी दिशा कैसी है? यहाँ पर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी कि निरक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बल रेखाओं से हर चीज़ समझ में आती है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सी दिशा है। यहाँ पर ऋण अक्ष पर क्या थी? ऋण से धन पर थी, वो मैंने लिखवाया था पॉइंट। अब यहाँ पर निरक्ष पर क्या है? बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार से जा रही है, तो क्या है? इस दिशा में है, धन आवेश से, यहाँ पर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। तो निरक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यानी कि इनकी दिशाएं विपरीत होती हैं। अगर अक्ष पर है तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, और निरक्ष पर है तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल रेखाओं वाला टॉपिक समझ लिया है तो बल रेखाएं खींचिए। अब यहाँ पर याद करोगे कि यहाँ पर याद करोगे कि यहाँ पर याद करोगे, तुमने बल रेखाएं खींची, हर जगह पर तुम्हें अपने आप इसकी दिशा मिल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से है। अब कोई बिंदु कहीं पर उपस्थित है तो दिशा आपकी कौन सी आ रही है? थोड़ी तिरछे में आ रही है, तो इस प्रकार से है। बल रेखा खींचते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी दूरी है। अब अगला टॉपिक हम अन्य बिंदु कहीं पर भी कोई थीटा कोण पर उपस्थित है उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।